साइंस और एग्रीकल्चर सिर्फ लैब्स और फील्ड तक सीमित नहीं होते। यही दोनों मिलकर देश की फूड सिक्योरिटी, फार्मर की इनकम और फ्यूचर जनरेशन की न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं। जब बात ऐसी साइंस की हो जो सीड से लेकर प्लेट तक पूरी जर्नी को समझे, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिसर्च नहीं करते बल्कि नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो भारत के सबसे प्रमुख एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट में से एक हैं। प्रेजेंट में सब डायरेक्टर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां देश की जेनेटिक बायोडायवर्सिटी को कंजर्व, प्रोटेक्ट और फ्यूचर के लिए सिक्योर करने की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर सिंह की एकेडमिक और रिसर्च जर्नी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से शुरू होती है, जहां से उन्होंने बीएससी ऑनर्स और एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पीएचडी पूरी की और यहीं से शुरू हुई उनकी एक ऐसी रिसर्च जर्नी जो पिछले 3 दशकों से इंडियन एग्रीकल्चर को विकसित बना रही है। उनके रिसर्च का मेन फोकस रहा है वीट इम्प्रूवमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। उन्होंने अपने करियर में 80 से ज़्यादा गेहूं, बार्ले, पोटैटो वैरायटीज डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो आज देश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। डॉक्टर सिंह का काम सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल के डायरेक्टर के रूप में भी लीडरशिप दी और रिसर्च को पॉलिसी, फार्मर्स और फील्ड लेवल इम्पैक्ट से जोड़ा। उनका विजन हमेशा यही रहा है कि साइंस लैब से निकलकर किसानों तक पहुंचे। उनके योगदान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली है। उन्हें रफ़ी अहमद किडवाई अवार्ड, बीपी पाल गोल्ड मेडल, नानाजी देशमुख आउटस्टैंडिंग मल्टीडिसिप्लिनरी अवार्ड, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्स डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह विद विज्ञान श्री अवार्ड 2025। ऐसे ही कई प्रतिष्ठित सम्मान सर को मिल चुके हैं। साथ ही वे INS से NAS और NAAS जैसे टॉप नेशनल एकेडमिक्स के फेलो भी हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के दौर में एग्रीकल्चर की चुनौतियों पर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस पर और इस बात पर कि साइंस और पॉलिसी मिलकर कैसे विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं हिडन रिसर्च। हिडन रिसर्च का मकसद है साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना और उनकी रिसर्च को आप तक पहुंचाना। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत कीजिए डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले शुरुआत आपकी एकेडमिक जर्नी से करते हैं, तो अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए। मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ और जो प्रारंभिक शिक्षा है हमारी सब बनारस में ही संपन्न हुई। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के उपरांत चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से मैंने पीएचडी किया। और उसके बाद जैसा आपको पता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की होती है जी। और उसमें क्वालिफाई करने के बाद वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुआ जी। और मेरी पहली पोस्टिंग केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में हुई 1993 में जी। और उसके बाद 1996 में हमारा स्थानांतरण हुआ गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो करनाल हरियाणा में स्थित है जी। और उसके बाद लगातार गेहूं में काम करने का अवसर मिला मुझे करीब 28-30 वर्षों तक। इस बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 2001 में मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे नियुक्त हुआ और उसके बाद प्रधान वैज्ञानिक और फिर निदेशक भारतीय कृषि जो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है, वहाँ मेरा कार्यकाल करीब 6.5 वर्षों का था। उसके उपरांत 2022 में मैं इस नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में निदेशक के पद पे नियुक्त हुआ और तब से आज तक ये यात्रा चल रही है। कितने साल हो गए हैं सर?
नौकरी में आए हुए करीब 33 वर्ष हो गए। 3 दशक हो गए। 3 दशक से ऊपर हो गए। हाँ जी। तो ये प्रयास जो भी किया हमने वो इन 3 दशकों की मेहनत का परिणाम है। जी सर। इस आपकी एकेडमिक जर्नी में आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? किसी भी एक्सीलेंस के लिए परिवार का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि कई दफे ऐसा होता है कि ऑड आवर में भी आपको काम करना पड़ता है या कभी बाहर दौरे पे जाना पड़ता है, तो हमारे को लगता है हमारा परिवार बहुत सहयोग प्रदान किया और आज जो कुछ भी मैं हूँ मतलब उनके सहयोग का ही परिणाम है। जी सर। सर ऐसा कहा जाता है कि जब हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी इंसान आगे बढ़ता है, और जब सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता है तो उसे 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक अचीवमेंट्स और दूसरा सेक्रीफाइसेस। तो जब आप अपनी जर्नी को, पर्सनल जर्नी को देखते हैं तो आपको क्या चीज को देखकर गर्व होता है, अपने अचीवमेंट्स को या सेक्रीफाइसेस को जो आपको ऊंचाइयों तक लेके गए? दोनों चीजों को अलग नहीं मानता हूँ मैं। बहुत जगह सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। जी सर। और उसके परिणाम स्वरूप आपको जो अचीवमेंट मिलते हैं उनका एक मिश्रित भाव होता है। जी सर। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि सेक्रीफाइसेस इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करने पड़े क्योंकि परिवार का काफी सहयोग रहा, और अचीवमेंट्स तो जो कार्य किया और ईश्वर की कृपा से जो मिला वो उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों का मिश्रित भाव है हमारे उसमें। सर आप एक डिमांडिंग साइंटिफिक करियर के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, एज ए वैज्ञानिक जब मैं एक वैज्ञानिक या प्रधान वैज्ञानिक या वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे कार्य करता था जी, तो अन्य जिम्मेदारियां मेरे पर नहीं होती थी सिवाय अनुसंधान के। जी सर। तो उस वक्त उतना डिमांड नहीं होता था, मतलब इतना डिमांडिंग लाइफ नहीं था। प्रशासनिक कार्यों से दूर थे हम लोग, सिर्फ शिक्षण और अनुसंधान में लगे हुए थे, तो उसमें फुल डिवोशन उस वक्त रहा। परंतु जब जो अनुसंधान प्रबंधन में आए, हम निदेशक बने, रिसर्च मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसमें बहुत डिमांडिंग है और तमाम तरीके की चीजें हैं। सरकार को रिपोर्टिंग है, अनुसंधान का देख रेख है। दोनों संस्थानों में करीब 10 वर्षों का हमारा अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांडिंग सिचुएशन आज भी चलती है। बहुत सी कैबिनेट रिपोर्ट है, तमाम किस्म की रिपोर्ट है जो भेजनी पड़ती है। उसके साथ अपने संस्थान को व्यवस्थित रखना पड़ता है। संस्थान किस दिशा में जा रहा है जी सर, उसका रूप निर्धारण करने का एक अवसर मिलता है जी। जब आप किसानों के हित में संस्थान को ऐसा ढालें कि जो भी तकनीक इस संस्थान से निकलती है वो किसानों को बेनिफिट पहुंचाए, उनको लाभ पहुंचाए। क्योंकि आप जानती हैं भारतीय जो कृषक समाज है उसकी परिस्थितियां काफी कठिन होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो मुझे लगता है कि इसमें डिमांड तो काफी रहा जी, और मैं सफल रहा, मैं ऐसा मानता हूँ इन सब परिस्थितियों में जी। सर ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफी टफ चॉइसेस करनी रही हो, तो तब आपको लाइफ ने क्या सिखाया? मैं पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ, किसी एक चीज को चुन के आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है जी। और पारिवारिक सामंजस्य और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का समावेश बहुत आवश्यक है जी। मुझे ईश्वर की कृपा से ऐसा कभी अवसर मिला नहीं कि किसी एक का चुनाव करना पड़े। एक आध दफे थोड़ा हल्की गुंजाइश बनी थी, मगर मुझे लगता है कि वो कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जी। और मुझे लगता है कि पर्सनल और जो व्यावसायिक जीवन है उसका बहुत ही अच्छा समावेश रहा है, और इसके लिए परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। सर आपने अपनी रिसर्च में गेहूं और दूसरी क्रॉप्स पर एबायोटिक स्ट्रेस पर काफी काम किया है। एबायोटिक स्ट्रेस यानी अगर हम श्रोताओं को बताना चाहें तो पौधों पर पड़ने वाला तनाव, जैसे कि हीट और सूखा पड़ना और नमक की अधिकता, इस पर आपका काफी काम रहा है। आज के क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एग्रीकल्चर के सबसे बड़े साइंटिफिक चैलेंज आप क्या मानते हैं? आपने जिक्र किया क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन है, और आप दशक वाइज अगर देखेंगे पिछले दशक में, उससे पहले वाले दशक में या उससे पहले के दशकों में परिस्थितियां जैसी थी वैसी आज नहीं है। हाँ, जलवायु परिवर्तन का जो स्पीड है जी, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है जी सर। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी चीजें
वो कृषि से संबंधित ही है। हाँ जी, जानवर होंगे, पौधे होंगे, डेयरिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा, वो बहुत सफर करेगा। जलवायु परिवर्तन में आप किसी भी चीज की भविष्यवाणी बहुत सटीकता से नहीं कर सकते जी हैं। सर। कब गर्मी पड़ जाएगी, गेहूं का ही उदाहरण लें अभी, तो आप देखिए कब दिसंबर के महीने में कितनी ठंड थी, जनवरी में रहेगी कि नहीं रहेगी, उससे गेहूं की फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके उत्पादन और उत्पादकता पे कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है आज के क्लाइमेट चेंज को जी हाँ। तो आप क्लाइमेट चेंज एक हकीकत बन चुकी है, और ना सिर्फ गेहूं बल्कि अन्य फसलों में भी क्लाइमेट रेजिलियंस जिसको कहते हैं, जैसे कभी गेहूं में आपको या अन्य फसलों में अधिक वर्षा हो गई जी, जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे ज्यादा वर्षा हो गई, या कुछ फेज ऐसे आए जिसमें कि वर्षा नहीं हुई। जो वर्षा आधारित खेती है ज्यादातर भारत में, कई हालांकि बहुत इरिगेशन का फैसिलिटी डेवलप हुआ है, परंतु अभी भी बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां वर्षा आधारित खेती की जाती है, तो उसमें बारिश ना होना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, और आज जो परिस्थितियां हैं, आज से 10 से 20 वर्ष बाद उससे कठिन ही होंगी। तो हमको अपना जो प्रोग्राम है अनुसंधान का, रिसर्च का, उस हिसाब से बनाना है, क्योंकि आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक परिकल्पना है, भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा सन 2047 में, तो विश्व गुरु की एक परिकल्पना है जी। और अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो किसान और खेती है जी। क्योंकि जब तक हमारे किसान हमको भरपेट भोजन नहीं उपलब्ध कराएंगे, हम किसी और फील्ड ऑफ साइंस में तरक्की की बात नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत जटिल परिस्थितियां, लेकिन पिछले एक दशक में जो हमारे अनुसंधान हुए हैं गेहूं में, धान में, आज धान में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया चीन को पछाड़ते हुए। वो दिन दूर नहीं जब गेहूं में भी भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा। तो ये परिस्थितियां जटिल होती जा रही हैं, परंतु मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अनुसंधान भी, उसके साथ रिसर्च भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जी। सर, जैसे आपने कहा कि आज के क्लाइमेट चेंज का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कब ज्यादा बारिश हो जाए और कब गर्मी बढ़ जाए, तो ऐसे में जो किसान हैं वो अपनी फसल का चुनाव और बीज का जो सिलेक्शन होता है, इसमें कौन सी साइंटिफिक बातों का मेन तौर पर ध्यान रखें? देखिए, हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आई थी और आज तक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, कृषि में जो उत्पादन और उत्पादकता का विकास हुआ है जी, उसका सबसे बड़ा कारण बीज था जी। तो बौनी गेहूं आई या धान आया, बौना आया, तो वो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव था जी, और उसको अधिक उत्पादन देने की उसमें क्षमता थी जी। किसानों की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसमें बहुत सी तकनीक का समावेश बहुत हद तक बहुत से किसान नहीं कर पाते हैं जी। कारण है कि ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं हमारे यहाँ, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे जो चीज समझ में आती है वो है आधुनिक और इम्प्रूव्ड बीज, जिससे कि ये सब चीजें हासिल की जा सकती हैं। सर, कई किसान अभी भी अपने पुराने देसी बीज संभाल कर रखते हैं, क्या आज के टाइम में उन देसी वैरायटी का कोई साइंटिफिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? देखिए, देसी किस्में जो गुणवत्ता था उसमें बहुत आगे थी जी, और उनमें बहुत ही एक क्षमता थी जो कम पानी में हो जाए या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, चूंकि उनका विकास दशकों से नेचर द्वारा किया गया था, तो वो लैंड रेसिस थी, तो उनका जो उनकी जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपको पता ही होगा कि जो हम आज जहाँ बैठे हुए हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, वो विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे जीन बैंक है जी। जहाँ सभी देसी किस्मों को, लैंड रेसेस को हम संजो कर रखते हैं। और कभी कभी जो फसल सुधार का कार्यक्रम है उसमें ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब गुणवत्ता की बात होती है या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, या जैसा आप कह रही थी एबायोटिक स्ट्रेस, जो सूखा है, गर्मी है, उससे लड़ने की क्षमता है, तो संकरण के दौरान हम देसी किस्मों का समावेश करते हैं अपनी आधुनिक खेती में और बीजों के विकास में। तो इनका रोल तो निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है जी। सर, इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, और लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल वैरायटीज
फास्टली डिसअपेयर भी हो रही हैं। बिल्कुल सही बात। इस गैप को फिल करने में जीन बैंक और कंजर्वेशन साइंस का रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति कहते हैं हम लोग, हाँ जी, तो वो जब आई इस देश में 1960 के दशक में जी, तो उसमें हमने जो वैरायटीज डेवलप की, तो हमारा जो फसल सुधार का कार्यक्रम था वो यूनिडायरेक्शनल था। हमें पहले देश का पेट भरना था, क्योंकि भोजन की समस्या थी, भौगोलिक परिस्थितियां और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें देश का लोगों का पेट भरना और जनसंख्या का जो विकास था उसको मैच करना था। हाँ जी। तो हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दिए कि कैसे प्रोडक्शन बढ़े, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, परंतु उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ, जैसा आपने सही कहा, कि जो लैंड रेसेस थी, जो देसी किस्में थी, शायद अगर जीन बैंक में अगर हम ढूंढें तो मिल जाएंगी और खेतों में नहीं मिलेंगे। तो उनका जो एक लॉस हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन सौभाग्य से भारत सचेत था इस दिशा में, और हमने जीन बैंक की स्थापना 1976 में ही कर ली थी। और आज हमारे पास 5 लाख से अधिक किस्में जो हैं यहाँ स्टोर्ड हैं, जो फूड और एग्रीकल्चर में काम आती हैं जी। तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो अवश्य हुआ है, परंतु हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं कि जब भी आवश्यकता हो हम उनको ले आके पुनः उस फसल सुधार के कार्यक्रम में सम्मिलित कर दें। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कृषि से रिलेटेड ही, और आप मेरे चंद शब्दों से ही समझ जाएंगे कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। जैसे आज का जब किसान है, गांव देहात से भी हैं, सब हैं, वो अब कोई नहीं चाहता कि उनका जो बच्चा है वो खेती की तरफ आए। तो अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल खेती चलेगी, लेकिन जो मेन गांव देहात के भी लोग हैं, किसान लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा बाहर निकल, पढ़ लिख और आगे बढ़। बिल्कुल। तो फिर हम आगे जो आने वाला भारत है, अब नहीं, जो आज के टाइम का जो यूथ है वो खेती की तरफ तो नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? इस पर आपका क्या कहना है? मैं ऐसा मानता हूं कि किसान का बेटा, जैसा आपने जिक्र किया, वो खेती करने में इच्छुक नहीं है। मतलब नहीं भी है, और परिवार भी खुद चाहता है तो बाहर निकल और पढ़ लिख। उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो रिटर्न है, पर यूनिट रिटर्न खेती में उतना नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है। जी सर। और मुझे लगता है कि खेती और एग्रेरियन क्राइसिस जो हुई है उसमें किसान विमुख हुआ है खेती से, और जो जोत है वो भी बहुत छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, उसका बंटवारा होता है, तो जो पर हेड जो जमीन है वो कम होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखिएगा कि सिर्फ धान या गेहूं या अन्य चीजों की खेती करके लाभ नहीं होगा। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का विकास करना पड़ेगा, जिसमें आपकी फिशरीज भी होगी, उसमें आपका डेयरिंग होगा, जो जानवर भी पलेंगे, उसमें अन्य फसलें होंगी जो कैश क्रॉप के तौर पे होती हैं, उनका समावेश होगा। ये तो एक अप्रोच है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चल रहा है। दूसरे, सरकार भी बहुत से सुधार करती है, और किसानों के लिए नए नए कार्यक्रम, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या जो अभी बहुत सी स्कीम लागू हुई हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रयास है। और पिछले 1 दशक में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि किसान के प्रति समर्पित सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उसको सब्सिडी के माध्यम से 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सब्सिडी है फर्टिलाइजर में से, और आप बीज में सब्सिडी, फर्टिलाइजर में सब्सिडी, पानी में सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी, और उसके बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार का, हालांकि 22 फसलों में ही है फिलहाल अभी, परंतु सरकार ने जो 3 कानून लाए थे उसको भी मैं बहुत ही अच्छा मानता था। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से वो रिपील हुए, परंतु मुझे लगता था कि वो कानून ऐसे थे जो किसानों की आर्थिक सुधार में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन कर सकते थे। परंतु बहरहाल वो वापस हो गए, और सरकार अन्य माध्यमों से किसान की आर्थिक स्थिति को लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऐसी टेक्नोलॉजी देता है, जैसे आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में आए थे तो उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की। तो हम अपने संसाधनों को सुरक्षित रखें, हम अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य ना बिगड़ने दें, और उसके बाद उत्पादन भी अच्छा लें। उसके साथ ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पे सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान बजट में किया गया है, जिससे कि हमारी जो संसाधन है वो भी सुरक्षित रहें,
और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि किसान का बच्चा किसानी ना करे, जी क्यों, लेकिन उसको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। जी जी जो हमारी नई शिक्षा नीति है या कृषि शिक्षा नीति है, उसमें भी सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि जो हाई स्कूल इंटर में आए हैं, जरूरी नहीं कि वो पीएचडी की डिग्री तक जाए, जी जिसका जैसा एक्सपर्टाइज हो उसको डिप्लोमा भी दे दिया जाए, उसको स्किल डेवलपमेंट भी किया जाए। तो ऐसे प्रयास तो लगातार चल रहे हैं, हम होपफुल हैं, निराशावादी नहीं हूं मैं। मुझे जी, लगता है कि 2047 में निश्चित तौर पे परिस्थितियां ऐसी होंगी जो किसान हमारे आर्थिक सुधारों का एक स्तंभ बनेगा। सर, पर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि किसानों तक पहुंच नहीं पाती, बस वही एक गैप है जो लोगों तक रह जाता है। सर, आपको अपनी रिसर्च का अगर हम देखें तो टोटल कितने साल हो गए हैं प्रॉपर रिसर्च में? प्रॉपर रिसर्च में अगर पीएचडी का पार्ट भी जोड़ दें तो 36 वर्ष हो चुके हैं। जी। और एक ऐसा दौर है जिसमें कृषि को बदलते हुए देखा है हमने, जी जी क्योंकि 1990 के बाद बहुत सी नई नई क्रांतियां आई, हाँ जी जिसमें येलो रिवोल्यूशन हुआ ऑयल जी। सीड में, हालांकि अब तो थोड़ा है, दालों में रिवोल्यूशन हुआ, फिशरीज में ब्लू रिवोल्यूशन हुआ, जी व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, हाँ जी तो जिसमें डेयरिंग और डेयरिंग प्रोडक्ट्स थे वो सब भारत, तो ऐसा लगता है कि काफी बदलाव हुए कृषि हाँ में। जी। और मुझे लगता है कि मेरा फेज, हम सौभाग्यशाली हूँ कि जो बदलता भारत है उसका साक्षी रहा हूँ, खासतौर से पिछले 10 वर्षों में। आप देखिए, विभिन्न फसलों में भारत या तो नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है। और जब हमारा पेट भर जाता है तो उसके बाद हम भोजन की गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं। जी तो पहले रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे या मोटे अनाजों की रोटी खाते थे, परंतु आज गेहूं की बीच के एक दौर आया जिसमें गेहूं चला। जी आज प्रोसेस्ड फूड हर घर में है, चाहे हाँ जी। देहात हो चाहे शहर हो। जी ब्रेड भी है, बिस्किट भी है, गांव तक में पहुंचा हुआ है। हाँ तो जी। ये एक जो विकास है उसको दर्शाता है कि कैसे 30-40 वर्षों में, खासतौर से पिछले 10 सालों में, कैसे भारत का स्वरूप बदला है, जी। खासतौर से कृषि में। सर, आपके पूरे रिसर्च काल में आपकी सबसे बेस्ट रिसर्च क्या रही है? कि बेस्ट रिसर्च तो किसी भी जो प्रजनक या ब्रीडर होता है, और चूंकि जी। मैं ऐसी क्रॉप में काम किया जो बहुत ही रॉयल क्रॉप मानी जाती जी है और भारतीय कृषि का आधार है गेहूं, जी मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी जो इतनी भी किस्में हुई वो सब किसानों में बहुत प्रचलित हुई। जी और आपको जानकर मैं बताना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो भारत में इस वक्त गेहूं का कुल रकबा है जी करीब 32 मिलियन हेक्टेयर का, जी जी उसका 80% जो भूभाग है उस पे हमारी किस्में लगती हैं। जी और जो भारत का टोटल व्हीट का प्रोडक्शन है वो उसका 88% हमारी किस्मों से आता है। जी तो ये एक सिग्निफिकेंट रिसर्च अचीवमेंट है और मुझे बड़ी खुशी होती है। और किसानों की तस्वीर बदल जाए अगर इन जी। चीजों से, उससे बेहतर खुशी कोई नहीं होती। जी सर, गेहूं की खेती पर क्लाइमेट चेंज के चलते कौन सी गलतियां नुकसान पहुंचा रही हैं? गलतियां तो अगर आप कहेंगी तो उचित शब्द नहीं होगा, क्योंकि गेहूं पे क्लाइमेट चेंज का तो निश्चित तौर पे असर आएगा। लेकिन अगर आप पिछले 7 वर्षों का अगर आंकड़ा देखेंगी जी तो उसमें 5 वर्ष ऐसे थे जो नॉर्मल नहीं थे। जी नॉर्मल टाइम। नहीं, मैं गेहूं के विषय में बात कर रहा हूँ। तो जैसे गर्मी ज्यादा थी, हाँ जी पानी कम बरसा, लेकिन उसके बावजूद लगातार भारत का उत्पादन गेहूं में बढ़ता रहा। हाँ जी और आज की परिस्थिति में भारत जो है 117 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है। हाँ जी अब किसान के लेवल पे कुछ जो अज्ञानता है या हमारे सिस्टम का फेलियर कह लीजिए हाँ कि जी हम उनको तकनीक के बारे में अवगत नहीं करा पाते हैं। और अब तो आप जानती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, जी। जैसे आपका पॉडकास्ट है, बहुत से किसान देखेंगे और उनको ज्ञान होगा या ज्ञान ऑलरेडी उनको ज्ञान है, जी तो उनको अगर तकनीक के बारे में सही जानकारी मिल जाए समय रहते और जो हमारे संसाधन है उनकी उपलब्धता हो जाए, जैसे जी। सबसे महत्वपूर्ण बीज और खाद है। जी तो अगर आप देर से बुआई करते हैं, दिसंबर में बुआई करते हैं तो अलग किस्मों की चुनाव करना होता है, जनवरी में बोते हैं तो अलग किस्मों का चुनाव करना पड़ता है, नवंबर में अलग है, अक्टूबर में अलग है। अब किसान अक्टूबर वाली किस्म अगर जनवरी में लगाएगा तो निश्चित तौर पर हाँ उसको जी। नुकसान होगा, जी जी और जनवरी वाली किस्म अगर अक्टूबर में लगा देगा तो भी नुकसान होगा। हाँ जी अब हमको ये देखना है कि उसको कैसे तकनीक का हस्तांतरण कर सकें हाँ जी और बहुत कम समय में।
इसमें ज़्यादा समय की गुंजाइश नहीं है। किसान बहुत जागरूक हो चुके हैं। हाँ जी। यंग जनरेशन है, किसानों के परिवार में भी अब यंग जनरेशन आ गई है, हाँ जी। जेन जी जिसको आप Gen Z। कहते हैं, और सबके हाथ में मोबाइल फोन है। जी। सरकार का हमेशा प्रयास है, कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, हमारे जैसे संस्थान लगातार परामर्श देते रहते हैं। जी जी। तो किसान को जागरूक करना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती रहा है, आगे भी रहेगा। और हालांकि लिटरेसी रेट काफी इम्प्रूव हो गया है भारत का, हाँ जी। परंतु फिर भी अभी बहुत से ऐसे भूभाग हैं जहाँ किसान नहीं समझ पाते, तो उनको तकनीक समय पर पहुंच जाए जिससे उनको आर्थिक तौर पे नुकसान ना हो। हाँ जी। तकनीक का इस्तेमाल एक चीज है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। जी। तो ये प्रमुख बात है, मुझे लगता है किसान इसके बारे में जरूर गौर करेंगे। सर, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी में जो इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप होती है, उनका फायदा आम किसान तक पूरी तरह कैसे पहुंच सकता है? इसमें सिस्टम और किसान दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, दोनों का बहुत योगदान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं किसान के बारे में कहना चाहता हूँ कि उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी। आपको शायद नहीं पता होगा, पहले जब हरित क्रांति आई थी तो एक आकाशवाणी पे कृषि जगत नाम का कार्यक्रम आता था, अब नहीं आता है। और वो कृषि जगत एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, सारे जी। किसान 7 बजे शाम को रेडियो लगा के बैठ जाते थे। आपके फादर या ग्रैंडफादर जी। अगर आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। परंतु अब जो मोड ऑफ डिस्पर्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो उससे कहीं आगे जा चुका है। जी। तो अगर उनको हम टेक्नोलॉजी सही टाइम पे देंगे और किसान उसके लिए रिसेप्टिव होगा, जी। दोनों चीजें हैं, तो हम जल्दी ट्रांसफर करें और वो जल्दी एक्सेप्ट करें इसको। जी। क्योंकि किसान एक बार कोई भी नई किस्म आती है या नई तकनीक आती है तो उसको आजमाना जरूर चाहता है। हाँ जी। जब आजमा लेता है और उसको यकीन, क्योंकि इसमें पैसा लगता है और हाँ किसान के पास उतना पैसा नहीं है, नहीं है। तो वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो भी चीज नई आ रही है उसको एक ट्रायल रन किया जाए उसका। जी। तो उसमें समय का नुकसान होता है। किसानों को जो संस्थान उनके प्रक्षेत्र पर भ्रमण करना चाहिए। जी। हमारे संस्थान में जहां मैं पहले था, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, जी। जी। गेहूं के सीजन में रोज 200 किसान आते थे वहां पे। हाँ जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से बहुत जागरूक किसान हैं। और सरकार आत्मा परियोजना एक चलती है उनकी एक्सटेंशन की, उसके माध्यम से किसानों का भ्रमण भी कराते हैं। जी। तो हमारा ये फर्ज बनता है एज ए वैज्ञानिक कि हम उनको इस बारे में अवगत कराएं। किसान का भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि हर बात उसी से सेंट्रिक है, हाँ जी। उसी के बारे में हो रही है, तो उसको भी सहयोग काफी जरूरी है। और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कहता मैं कि नहीं कर रहे, पर कर रहे हैं, पर जितना अपेक्षित है, जी। जितना उम्मीद है उससे थोड़ा कम। जी सर, अगर किसी किसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उसे सबसे पहले किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? सीड में या फिर सोइल की इम्प्रूवमेंट में या टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले जाती है, सीड भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जी। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बीज का है। जी। उसके बाद ही मशीनरी आएगी, मैकेनाइजेशन आएगा, और चीजें आएंगी, ड्रोन से, जैसे आजकल सरकार ड्रोन के माध्यम से भी सब जो अपने रसायन है या जी। खाद है उसका, लेकिन वो सब बात की चीजें हैं। किसान क्या काबिल है उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हाँ जी। हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार उसके नफे नुकसान के बारे में जरूर जी। आकलन करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर किसान को सबसे पहले किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वो इम्प्रूव्ड सीड है। जी सर, आने वाले 10 सालों में फार्मिंग में सबसे बड़ा बदलाव किस चीज में आपको लगता है कि आने वाला है, आपके अकॉर्डिंग? आपकी रिसर्च जैसे इतने सालों से चल रही है इस चीज। देखिए, जलवायु अगर परिवर्तित होगी तो निश्चित तौर पे कुछ फसलें हैं जिनको लाभ होगा और जी। कुछ फसलें जिनको नुकसान होगा। जी। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ फसल आधारित कृषि की व्यवस्था किसानों के लाभ कर नहीं होगी। जी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, और ये जो जलवायु परिवर्तन है ना सिर्फ फसलों पे लागू होगा बल्कि जानवरों पे भी लागू जी। होगा। जी। जो आपके गाय है वो हो सकता है कम दूध दे, हाँ जी। और आजकल सरकार का बहुत जोर है, क्योंकि आप देखती हैं जो हमारी देशी गायें थी वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करके दूध दे देती थी, परंतु जो विदेशी ब्रीडों का समावेश हुआ उससे हमको उनको ठंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, गर्मियों में, जाड़े में उनकी हीटिंग का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो ये सब बदलाव के ही लक्षण दिख रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहराना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट में,
एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना पड़ेगा हमको, जिसमें किसी एक फसल, गेहूं या धान या अन्य फसल को ध्यान नहीं रखना है। उसमें फिशरीज का भी एक हिस्सा होगा, उसमें डेयरिंग का होगा, और एक कम्युनिटी फार्मिंग का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि जमीनें कम हो रही हैं। तो सहयोग सबका हो, कम्युनिटी के तौर पे उसको किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम तमाम परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर लेंगे। सर, आज के टाइम में किसानों के लिए हर नए बीज या टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लेना सही है, या फिर पहले वो थोड़ा उसका, मैंने पहले भी कहा था, किसान आप कितना भी कहेंगे वो थोड़ा सा ट्रायल तो जरूर करेगा किसी भी हालत में, और एक बार कन्विंस हो जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारी एक गेहूं की किस्म है, आपके इलाके में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रचलित है, जिसको हम लोग DBW 187 कहते हैं। वो अब 10 मिलियन हेक्टेयर रकबे में लगती है, लेकिन शुरू में किसान उसके प्रति सशंकित थे। 1-2 साल के बाद जो वैरायटी का स्प्रेड हुआ वो एकदम लीनियर हुआ, मतलब बहुत तेजी से उसके एरिया में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। तो किसान को आप कुछ भी कह लीजिए, चूंकि उसके संसाधन सीमित हैं, वो निश्चित तौर पे पहले उसको आजमाएगा 1 साल, उसके बाद ही उसको वाइड स्प्रेड एडॉप्शन की तरफ जाएगा। जी सर, अब कुछ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लोगों तक रिसर्च की अवेयरनेस नहीं होती है, उससे संबंधित आपको क्या लगता है कि जैसे बाहर का एक रिसर्च कल्चर है, अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें, एक इंडिया का रिसर्च कल्चर है, तो आपको उन दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो हमारा किसान है, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं, वो और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका किसान अलग है जी। उनका जो जोत है वो 200 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर वाला जोत है। हमारा किसान बेचारा 2 एकड़ 1 एकड़ वाला किसान है। तो उन दोनों की तुलना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि परिस्थितियां ही एकदम अलग है। और आप इसीलिए आप देखो कि भारत सरकार जितना सहयोग किसानों के लिए करती है और एक किसान सेंट्रिक पॉलिसी बनाती है जी। वो विदेशी उसमें नहीं है। यहाँ पे सब कुछ जो होता है रिसर्च वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन माने गवर्नमेंट एडेड या जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके संस्थानों के माध्यम से होता है। आप कहीं भी भारत के बाहर जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो किस्मों का विकास प्राइवेट पार्टीज के हैंड में है। वो कोई भी सरकारी संस्था किसान के लिए बीजों का विकास नहीं करती है और फिर वो मनमाने दाम पे बेचते हैं, जबकि यहाँ प्राइस कंट्रोल भी रखा जाता है, सब्सिडी भी दी जाती है। तो उन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि उनका कंपैरिजन हो सकता है। आने वाले समय में जैसा मैंने कहा था, कम्युनिटी फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसपे हम लोग जोर देना चाहिए और इसीलिए एक कम्युनिटी बेसिस एग्रीकल्चर सिस्टम का डेवलपमेंट करना चाहिए। नई तकनीक का विकास करना चाहिए किसानों के लिए जो लो इनपुट मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट लो हो, प्रोडक्टिविटी हाई हो, ऐसी टेक्निक का डेवलपमेंट करना चाहिए और अंत में उसको बाजार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसान बहुत प्रोड्यूस कर दिया, आपने देखा होगा कि टमाटर है, आलू है, कई दफे किसान लहसुन है सड़कों पे फेंक देते हैं, या आलू तो आप सेंट्रल यूपी में जाएंगे तो बहुत सालों में ऐसा होता है किसान उसको खोदता भी नहीं है, हार्वेस्ट भी नहीं करता है, छोड़ देता है, क्योंकि लागत इतनी ज्यादा खुदाई की है उतना कीमत नहीं उसको मिल रही है। तो फार्मर को एक प्राइस मिलना चाहिए जो उसके लिए लाभकारी हो। अगेन फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो स्वामीनाथन समिति की रिकमेंडेशन थी उसमें भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट किया और जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम है, हालांकि 22 फसलों में ही है और बाकी फसल तो मार्केट के हिसाब से चलती हैं, उसको ऐसे निर्धारित किया जाता है कि उसमें किसान को नुकसान ना हो। तो किसान इसीलिए गेहूं धान करता है, फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं होती है। जी। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी किस्में किसानों तक पहुंचती हैं, लेकिन आधे किसानों को पता ही नहीं है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको बताना चाहें कि वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं तो आप बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया हैंडल है हम लोग का, सारे बच्चे फेसबुक ट्विटर चलाते हैं। उसके अलावा दूरदर्शन टीवी तमाम तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है। फिर एक हमारा राज्य सरकारों का मैकेनिज्म है एक्सटेंशन का, उसके माध्यम से विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन होते हैं।
प्रयास बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मुझे लगता है जो फल मिल रहा है उतना ना मिल रहा हो बेशक, जी परंतु विभिन्न माध्यमों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अन्य माध्यमों से किसानों को अवगत, किसान मेला एक ऐसा चीज है जो हर विश्वविद्यालय में होता है, हर इंस्टीट्यूट में होता है। उसके माध्यम से किसानों को अवगत कराया जाता है और बीजों का विक्रय किया जाता है। तो प्रयास तो काफी है, थोड़ी जागरूकता किसानों में भी हो जाए तो बात बन जाए। सर अंत में बस आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को, आज के यूथ को कृषि के प्रति क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या बात अपनी पहुंचानी चाहेंगे, वो बता दीजिए। तो युवा जो है हमारे इस देश के, उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे भारत बदल रहा है वैसे खेती भी बदल रही है। तो जो नई चीजें हैं उसको एडॉप्शन करना है, और इसके लिए एग्रीकल्चर में भी एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो ना सिर्फ खेती करें बल्कि स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने या बनाएं, जिससे कि उनको हर तरीके से लाभ का धंधा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम लोग खेती को लाभ का बिजनेस नहीं बना पाएंगे तो आने वाले दिनों में खेती करने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे, इनके ऊपर मतलब ये होगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही लोग खेती करेंगे। तो ऐसे में इस देश का पेट भरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन चीजें बदलेंगी, ऐसा मुझे मानना है। ठीक है सर, इस उपयोगी चर्चा के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और आपके ज्ञान और अनुभव से किसानों और आज के युवाओं को बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, हमारे श्रोता अवेयर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।